सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 पढ़ने वाले हैं और आज का चैप्टर बहुत ही रोचक होने वाला है। इस चैप्टर से प्री और मेंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, विशेषकर महासागरीय जल धाराओं के बारे में मेंस में भी क्वेश्चन यहाँ से आया है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी आई विद धर्मेंद्र जाखड़ पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से है कि महासागरीय जल की जो गतियाँ होती है, आपने पढ़ा होगा जल धाराओं के बारे में, तरंगों के बारे में, ज्वार भाटा के बारे में। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन वैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। तो महासागरीय जल की गति के कारण क्या है? यदि हम कारणों की बात करें, सर्वप्रथम कि महासागरीय जल इतना गति क्यों करता है, तो उसमें है कि जैसे तापमान है। तापमान के कारण आप जानते हो ना कि किसी क्षेत्र में यदि तापमान ज़्यादा है, ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र का जो जल स्तर है थोड़ा सा ऊंचा रहता है। जहाँ पे ठंडा होता है वहाँ का जल जो भारी होता है, भारी होकर नीचे बैठता है। ठीक है, तो सिंपल सी ये बात है कि अब यही कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई जल भारी है, ठीक है, ठंडा जल भारी होता है, वो नीचे की ओर बैठता है। ठीक है, और ये चीज़ जब नीचे से ये बैठेगा तो चारों तरफ से फिर दूसरा पानी इसको जो जल स्तर है उसको बढ़ने आ जाएगा। तो ये तापमान का एक बड़ा रोल होता है। ठीक है, यदि हम खारेपन की बात करें तो इसमें भी वही होता है कि यदि किसी पानी में लवण की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो भी भारी होकर नीचे डूबेगा और एक तरह से तरंगे और धाराएं वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा सूर्य चंद्रमा का आप जानते हो कि इनका गुरुत्वाकर्षण बल लगता है पानी पे और इसके कारण ज्वार भाटा की गतिविधि होती है। और पवन तो इसमें बहुत ही बड़ा रोल निभाती है। आपने कभी देखा कि जैसे आप है ना कहीं भी पानी भरना एक, ठीक है, या एक बार एक कुत्ता थाली लेके उसमें पानी भरना, ठीक है, और उसमें फूंक मारना आप कि वहाँ से कैसे एक तरंग स्टार्ट हो जाएगी या एक धारा स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने जितनी भी महासागर में जल धाराएं देखी है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे अफ्रीका का एक नक्शा बना के यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अफ्रीका का नक्शा बनाया और यहाँ से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन चलती है और जैसे ही दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन तट से दूर जाती है तो यहाँ से क्या करती है, पानी की मतलब एक तरंग स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ से एक कौन सी जो इक्वेटरल जो करंट होती है, गर्म जलधारा, वो ब्राज़ील के तट की ओर, यहाँ पे ब्राज़ील है, ठीक है, ब्राज़ील के तट की ओर फिर इसी तरह मतलब जलधाराओं का एक क्रम शुरू हो जाता है। तो एक जो पवन होती है, प्रचलित पवन होती है, चाहे पछुआ पवन आगे जाके हम पढ़ेंगे, तो ये जितने भी पवन हैं इनका एक बड़ा रोल होता है जलधाराओं को शुरू करने में। तो ये सब इसके प्रमुख कारक हैं। इसके अलावा जल का घनत्व कैसा है, अन्य गति के कारक भी हो सकते हैं इसमें, बहुत सारे और गति के कारकों की यदि बात करें तो इसमें कोरोलिस जो बल है वो उसका भी यहाँ पे रोल होता है। ठीक है, इसके अलावा महासागरीय जल के अंदर यदि हम गति की बात करें तो दो प्रमुख गतियाँ यहाँ पे पाई जाती है। एक क्षैतिज गति। क्षैतिज गति का मतलब होता है, आप समझते हो कि क्षैतिज गति होती है एक, तो जैसे महासागरीय धाराएं और लहरें, ये मतलब ऐसे एक तो होती है ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर गति यानी खड़ी जैसे ऐसे होती है ना, कि ज्वार भाटा में तो पानी मतलब काफ़ी ऊंचा उठ के नीचे गिरता रहता है। तो एक तरह से उसमें जो गति होती है ऊर्ध्वाधर गति होती है। ठीक है, और क्षैतिज गति में आपकी आती है प्रमुख रूप से महासागरीय धाराएं और लहरें। ठीक है, तो महासागरीय धाराएं क्या होती है, एक निश्चित मार्ग पर बहती है, निश्चित दिशा में बहती है और एक तरह से बहुत बड़ी मात्रा में ये जल का लगातार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचाती है। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो कि महासागरीय जल धाराएं जो होती है ना, जल के ऊपर एक नदी की तरह है। ठीक है, एक मतलब इसका फिक्स एरिया होता है, उसी की तरह ये सर्पिलाकार गति में नदी की तरह बहती है एक तरह से। ठीक है, ऐसा समझना इसको। तो तरंगे जल की, इसके अलावा जो तरंगे होती हैं, जल की क्षैतिज गति होती है, इसमें जल की गति नहीं होती। जैसे आपने तरंगे देखी होंगे ना, ऐसे तरंगे जो चलती रहती है, एक्चुअल में जो तरंगे चलती है, कभी आप तालाब में अपना एक पत्थर फेंक के देखना, आप तालाब में एक पत्थर फेंकते हो तो वहाँ से तरंगे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तरंगे जल की क्षैतिज गति, इसमें जल की गति नहीं करता लेकिन तरंग के आगे बढ़ने का क्रम होता है। एनर्जी जो होती है ना, जैसे आपने पत्थर फेंका, एक एनर्जी रिलीज हुई वहाँ से, वो पानी से होकर गुजरती है तो आपको तरंग एक तरह से दिखाई देती है। मतलब कभी बचपन में एक खेल खेला होगा आपने। ठीक है, तरंगे वास्तव में ऊर्जा होती है, जल नहीं होता। जल कण छोटे छोटे वर्ताकार रूप में गति करते हैं और वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है। तो एनर्जी कहाँ से आती है, वायु प्रदान करती है। और नॉर्मली हम पत्थर फेंक के भी कई बार तरंगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यदि तरंगों की विशेषताओं की बात की जाए तो तरंगों की विशेषताओं में जैसे कुछ विशेषता यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, तरंग शिखर और गर्त होता है। जैसे तरंगे ऐसी चलती है ना, मतलब एक तरह से कई बार तरंगे यदि हम देखें तो ऐसा होता है। तो एक तो उसका क्या होता है, शिखर होता है, एक तरह से आप उच्च स्तर बोल सकते हो, एक निम्न स्तर होता है जिसको गर्त बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरंग के उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर और गर्त कहा जाता है। इसके अलावा तरंग की ऊंचाई, वेव हाइट,
यह है तरंग के गर्त के अधस्थल से शिखर के ऊपरी भाग तक ऊर्ध्वाधर दूरी है। इसके अलावा तरंग आयाम होते हैं, उतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं इसका मतलब, लेकिन एक बॉक्स में बना के दिया तो मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको। बाकी एग्जाम के इस लिहाज से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। यूपीएससी के एग्जाम में हम ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से पाते हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ कोई दी गई हो, जैसे मानव को सीधे रूप से प्रभावित करती हो, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा तरंग आयाम होता है, तो तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। तरंग काल होता है, वेव पीरियड क्या होता है, तो तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों गर्तों के बीच का समय अंतराल होता है। ठीक है। इसके अलावा तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग गति होता है, उतना कोई इंपॉर्टेंट इसका मतलब महत्व है नहीं। इसके अलावा देखो तरंगों की गति का इसमें दिखाया गया है, मतलब तरंग ऐसे चलती है और उसके अंदर मतलब उसका शीर्ष और निम्न क्षेत्र, निम्न जो गर्त है वो भी दिखाया गया है इसमें। और यहाँ से मतलब ज़्यादा कोई बनने वाला है नहीं, इसमें समझने वाली चीज़ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए ज्वार बाटा, ज्वार बाटा से भी क्वेश्चन उतने आए नहीं है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं वो जल धाराओं से आए, महासागरीय जल धाराओं से बहुत सारे क्वेश्चन प्री और मेंस में पूछे गए हैं, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। पहले समझ लेते हैं ज्वार बाटा। तो ज्वार बाटा क्या है, ये चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक दो बार जब समुद्र तल का नियतकालिक एक उठाव होता है ना, ऊंचे पानी के ऊंचे उठने और गिरने की प्रक्रियाओं को ज्वार बाटा कहा जाता है। ठीक है। तो चंद्रमा और सूर्य के सामने क्या होता है कि पृथ्वी का भाग होता है। आप देखो इसमें इस डायग्राम में यहाँ पे देखना कि यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा है, ठीक है, और यहाँ पे पृथ्वी है। तो इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है पृथ्वी पर, और पृथ्वी का जो जल है ना इसके सामने वाले भाग पर उठने लगता है। ठीक है, उठने लगता है। तो अब पृथ्वी अपने आप को क्या करेगी, साम्यावस्था में लाएगी। साम्यावस्था में लाएगी तो पृथ्वी इस तरफ भी एक बल लगाएगी, अपकेंद्रीय बल जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो अपकेंद्रीय बल का वार इस तरफ होगा, तो इस तरफ भी मतलब क्या होगा, जल जल का क्या होगा, उत्थान होगा। इस तरफ भी जल का उत्थान होगा। तो एक टाइम में दो ज्वार आते हैं, एक तो मतलब एकदम यहाँ पे सूर्य चंद्रमा के सामने, एक 180 डिग्री पर इसके विपरीत दिशा में, जिसको बोलते हैं अपकेंद्रीय ज्वार। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम में दिखाया भी है, ये जो है ना प्रकार ज्वार का प्रकार होता है। तो इन दो क्या होगा, यहाँ पे इस क्षेत्र में ज्वार आएगा और यहाँ पे क्या होगा, जल का स्तर घटेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, पानी के स्तर को मेंटेन करने के लिए ऐसा होता है। ठीक है। तो चंद्रमा व सूर्य के सामने वाली पृथ्वी भाग पर ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, और इसकी विपरीत 180 डिग्री पर 180 डिग्री पर क्या होगा, अब केंद्रीय बल के कारण ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक डाटा भी दिया गया है कि कन्नाडा में जो फंडी की खाड़ी है, आप एक बार, ये आपके लिए होमवर्क है, मैप में देखना, गूगल करना कि ये फंडी की खाड़ी कहाँ पर है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वार भाटा है कन्नाडा के नवास्कोसिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। तो ज्वारी उभार की ऊंचाई जो है 15 से 16 मीटर तक होती है, क्योंकि वहाँ पर दो उच्च ज्वार और दो निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं, लगभग 24 घंटे के समय में। अतः एक ज्वार 6 घंटे के भीतर जरूर आता है। अनुमानतः ज्वारी उभार एक घंटे में लगभग 2.4 मीटर ऊपर उठता है। इसका मतलब ये होगा, ज्वार प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर ज़्यादा ऊपर की ओर उड़ता है। अगर आप समुद्री बीच पर टहलते हुए समुद्री भृंगू के किनारे, ये भृंगू जो होता है ना, वहाँ पे कठोर चट्टान होती है। समुद्र के किनारे जो कठोर चट्टानें आपने कभी देखी होगी तस्वीरों में, उसको बोलते हैं भृंगू या भृगु के किनारे पहुँचे, तो प्राय वहाँ होते हैं। आप ज्वार देखना ना भूलें। अगर आप 1 घंटे तक वहाँ हैं तब आप पाएंगे जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ पहुँचने से पहले ही पानी आपके सिर से ऊपर होगा। मतलब ये ज्वार भाटे की प्रक्रिया के बारे में इसमें बताया गया। बाकी इसमें मैप में देखना आप कि ये फंडी की खाड़ी कहाँ पे है, कनाडा में। ठीक है। तो इसमें ये भी एक फैक्ट है कि जहाँ महाद्वीपीय मगन तट अधिक विस्तृत है, यानी जहाँ पे मैदान है, तट के किनारे ज़्यादा मैदान है या विस्तृत मगन तट है, तो वहाँ पर क्या होगा, ज्वारी उभार अधिक ऊंचे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा यदि हम आवर्ती के आधार पर ज्वार भाटे की बात करें तो कई प्रकार के इसमें ज्वार आते हैं। जैसे एक ज्वार है अर्धदैनिक ज्वार। अर्धदैनिक ज्वार का मतलब होता है कि प्रत्येक दिन दो उच्च ज्वार आते हैं और दो निम्न ज्वार आते हैं। और दैनिक ज्वार में यह होता है कि एक उच्च ज्वार आता है और एक निम्न ज्वार होता है। ठीक है। इसके अलावा मिश्रित ज्वार की बात करें तो उसमें कोई ज़्यादा फिक्स कोई आइडिया नहीं होता कि ज्वार कैसा आता है, कहाँ पे आता है, उसकी ऊंचाई कैसी होती है। इसका एग्जाम्पल है उत्तरी अमेरिका की पश्चिमी तट और प्रशांत महासागर में। इसके अलावा यदि अन्य ज्वारों की बात करें, सूर्य और चंद्रमा व पृथ्वी की स्थिति के आधार पर हम ज्वार भाटे की बात करें, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो स्प्रिंग टाइड आता है, यानी वृत्त ज्वार जिसको बोलते हैं, तो ये आता है कि जब तीनों एक सिध में हो, मतलब जैसे ये पृथ्वी है और यहाँ पे क्या हो, सन और चंद्रमा हो सकता है, या सन यहाँ पे हो सकता है, चंद्रमा यहाँ हो सकता है। ठीक है। इस कंडीशन में जब मतलब क्या होता है, समकोण नहीं बोलेंगे इसको, एक तरह से एक ही सिद्ध रेखा में बोलेंगे, तब इसमें क्या आएगा, बड़ा ज्वार आएगा। और यही मतलब चंद्रमा यहाँ पे हो जाए या सन यहाँ पे हो जाए, तो जब ये समकोण बनता है तो उस समय ज्वार कमजोर होने लगता है, निम्न ज्वार उस समय आता है। ठीक है। तो निम्न ज्वार कब आता है, चंद्रमा और सूर्य के समकोण दोनों का गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करने लगता है। तो ये तो मतलब सिंपल सी एक प्रोसेस थी कि ज्वार भाटा क्या होता है। पहले की कक्षाओं को यदि आपने क्रमिक रूप से यहाँ पढ़ा है, तो मैंने एनसीईआरटी में पहले भी कौन सी
6, 7, 8 की एनसीईआरटी में हमने विस्तार से चर्चा में किया था। तो वहाँ से वो चैप्टर भी आप पढ़ सकते हो, तो दोनों मिलके आपका अच्छा एक नॉलेज हो जाएगा यहाँ से। तभी तो मैं कहता हूँ एनसीईआरटी जो किताबें होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें होती है। लोग पूछते हैं सर कि ज्योग्राफी में एनसीईआरटी के अलावा क्या पढ़ें, तो मैं उनको एक सजेशन देता हूँ हमेशा कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपका 50-60% आपका काम कर देगी प्री और मेंस के सिलेबस के हिसाब से। बाकी चाहो तो आप मुन्नाल सर के जो यूट्यूब पर ज्योग्राफी की वीडियो है वो देख सकते हो, उनसे बढ़िया वीडियो मैंने आज तक देखी नहीं है। ठीक है, वो वीडियो अच्छे हैं। तो ये दोनों आपने काम कर लिया, एनसीईआरटी और मुन्नाल सर के वीडियो, प्लस फिर काम बचता है जो करंट अफेयर में चल रहा है कि आजकल चरम जलवायु घटनाएं चल रही है, कहीं ग्लेशियर की समस्या आ रही है, कहीं जल स्तर बढ़ रहा है, कहीं भूकंप और ज्वालामुखी आ रही है, तो फिर बाद में काम बचता है आपका करंट अफेयर का। तो ज्योग्राफी में आपको मेरी ये सलाह कभी नहीं होगी कि आप बड़ी बड़ी जो किताबें होती हैं, सविंदर सिंह, माजिद हुसैन, जो भी और बड़ी बड़ी किताबें कभी मत पढ़ना। जीएस के लिए कोई काम की नहीं है। ऑप्शनल ज्योग्राफी में तो चलो आप पढ़ते हो, लेकिन जीएस के लिहाज से बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी किताबें लेके आते हैं। मेरे हिसाब से उनका आपका टाइम और उसमें यदि कॉस्ट ऑफ बेनिफिट देखो तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है उनका। ठीक है, तो ज्वार बाटा का महत्व यहाँ पे देखेंगे, ऐसे फैक्ट आते हैं प्रीलिम्स में, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कहीं न कहीं मानव की हेल्प करते हैं या मानव की समस्याओं को समाधान करते हैं। तो ज्वार बाटे का क्या रोल नौ संचालन में होता है, मछली पालन में ये सब मतलब होता है। यहाँ पे लिखा है तल छटों के डिसिलिटेशन, मतलब ज्वार भाटा क्या करता है, जो भी कचरा वचरा होता है उसको साफ करने में काम रहता है। इसके अलावा आजकल ज्वारीय ऊर्जा का काफ़ी ज़्यादा यूज में आने लग गई है, ऐसी बातें होने लगी कि भविष्य में सौर ऊर्जा या जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें ज्वार ऊर्जा का भी एक बड़ा रोल होगा, ज्वारीय ऊर्जा का। ठीक है, भारत में भी ऐसे प्लांट लगाए गए हैं, जैसे भारत में पश्चिम बंगाल में सुंदरबनी दुर्गा दुआनी, ऐसा फैक्ट आ सकता है प्री में, दुर्गा दुआनी मतलब किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और भी आप देखना करंट में कुछ ऐसा हुआ है भारत में ज्वार भाटे के लिए, कहीं भी ऐसे प्लांट लगे तो उनको देखते रहना आप। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है महासागरीय जलधाराएं, बहुत बड़ा रोल होता है इनका। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि मानव के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से, या इनको हम कहें सागरीय जो जल है उसको मेंटेन करने में, जितना भी अपना वायुमंडलीय परिसंचरण होता है, चक्रवात आते हैं, ठीक है, जल वाष्पीकरण, जितनी भी घटनाएं होती है, इसमें महासागरीय जल धाराओं को बहुत बड़ा रोल होता है। परिवहन में एक बहुत बड़ा रोल होता है, मछली उत्पादन में इनका बड़ा रोल होता है। इसलिए महासागरीय जल धाराओं से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में महासागरीय जल धाराओं के बारे में पूछा जाएगा। जो आपकी अन्य एग्जाम होती है आइस के अलावा, उन एग्जाम में फैक्चुअल चीज़ें आती है कि कौन सी जलधारा कहाँ बहती है, क्या नाम है उसका, ठंडी है, गर्म है। लेकिन यूपीएससी मेंस में तो आएगा, इनका रोल आएगा कि मतलब इसका क्या बड़ा रोल है, और प्री के अंदर फैक्चुअल यहाँ पे भी आ सकता है। काफ़ी क्वेश्चन मैंने पहले भी देखे हैं जलधाराओं से संबंधित। तो महासागरीय जलधारा क्या है, ये नदी की तरह प्रवाह है, एक निश्चित मार्ग पर बहती है और एक निश्चित दिशा में बहती है। और इसको पैदा करने वाले बल कौन से हैं, जलधाराओं को पैदा करने वाले दो बल हैं, एक प्राथमिक बल है, एक द्वितीयक बल है। प्राथमिक बल की यदि बात करें तो इसमें सौर ऊर्जा का एक बड़ा रोल होता है, जल गर्म होता है। अभी हमने बात की कि जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा तो उसका जल का स्तर थोड़ा सा ऊंचा पाया जाएगा, जहाँ ठंडा है उसकी बजाय ठंडे जल का जल स्तर थोड़ा नीचे होगा। तो जो गर्म जल है एक तरह से उभार आ गया, तो वो क्या करेगा, दोनों दिशा में गति करने लग जाएगा, तो जलधारा स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा वायु का हमने अभी एग्जाम्पल दिया था कि वायु क्या करती है, एक तरह से फूंक मारती है पानी पे, ठीक है, पानी को बहा के ले जाती है, तो एक जलधारा स्टार्ट हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण बल का भी एक बड़ा रोल होता है, गुरुत्व बल अपनी ओर आकर्षित करता है। कोरोलिस फोर्स का भी एक बड़ा रोल होता है कि कोरोलिस फोर्स का हमने पहले पढ़ा था कि जैसे ये 0 डिग्री है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिण गोलार्ध है। तो कोरोलिस बल क्या करता है, पवनों को या जलधाराओं को उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाईं ओर मोड़ता है, ठीक है, और यहाँ पे बाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ेगा, ठीक है, बाईं ओर मुड़ेगी जलधाराएं। याद रखना ये रूल है एकदम, यहाँ पे दाईं ओर मुड़ेगी, यहाँ पे बाईं ओर मुड़ेगी। तो ये सब पर लगता है, कोरियोलिस फोर्स सब पर लगता है, हर चीज़ पर लगता है, ये बात है। आगे देखो, इसमें इस डायग्राम को आप समझ लिए ना, तो आपका काम बन जाएगा, जो प्री में जो क्वेश्चन आते हैं वैसा काम बन जाएगा। देखो समझाता हूँ मैं, आराम से समझाता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना, बहुत आराम से समझते हैं इसको, और आपका लगभग काम इस डायग्राम से हो जाएगा। फिर आपको होमवर्क रहता है होता है कि आप एक बार अपने हिसाब से भी इनको क्या मैपिंग कर लो। तो यहाँ पे एक बार समझने की कोशिश करना। देखो मैं सबसे पहले जो जलधाराएँ बताऊँगा आपको आराम से। सबसे पहले हम बात करेंगे कहाँ पे, जो इस बेल्ट की है, अटलांटिक महासागरीय जलधाराओं के बारे में बात करेंगे। अभी हमने बात की कि यहाँ से क्या होता है, जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन होती है यहाँ से फूंक मारती है, तो यहाँ से क्या करेगी, एक जलधारा स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से जलधारा स्टार्ट हो गई। देखो ये जलधारा स्टार्ट हो गई, दोबारा से देखते हैं कि यहाँ से एक जलधारा स्टार्ट हुई, इसको बोलते हैं कि विषुवत रेखीय जलधारा बोलते हैं। तो ये दोनों तरफ बहती है, मतलब इक्वेटर के, तो उत्तरी विषुवत रेखीय है, और इसको दक्षिण बहती है तो उसको दक्षिण विषुवत रेखीय बोल देते हैं। इसकी गति इस तरफ होती है। यहाँ पर क्या होता है, ब्राजील के तट के पास आके टकरा गई, टकराने से क्या होगा, एक भाग तो नीचे जाएगा, एक भाग ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो जैसे आगे इसका नाम दे दिया ब्राजील की जलधारा। देखो ये उत्तरी, दोबारा देख लेना, मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ एक बार को, ये देखो ऐसा करके। तो यहाँ से जब जलधारा स्टार्ट हुई, यहाँ से जलधारा क्यों स्टार्ट हुई भाई, यहाँ से जलधारा इसलिए स्टार्ट हुई कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है ना,
यहाँ पे क्या है, लास्ट में अपतटीय है, अपतटीय यानी तट से दूर जा रही है, तट से दूर जाएगी पवन तो पानी को अपने साथ बहा के ले जाएगी और यहाँ से एक जलधारा स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि विश्वतरेखीय गर्म जलधारा। गर्म जलधारा क्यों बोल रहे हैं? जलधारा जहाँ से आती है ना, जिस क्षेत्र से आती है उसका तापमान कैसा है, वहाँ का जल का तापमान कैसा है, तो जब इक्वेटर से कोई जलधारा स्टार्ट होती है तो उसको बोलते हैं गर्म जलधारा। ठीक है, गर्म जलधारा स्टार्ट हो गई। ये दो भागों में बढ़ती है, उत्तर वाले को उत्तरी विश्वतरेखीय बोल देते हैं और दक्षिण वाले को दक्षिण विश्वतरेखीय बोल देते हैं। जब दक्षिण विश्वतरेखीय आगे बढ़ती है ब्राजील के तट के पास तो इसको बोलते हैं ब्राजील की जलधारा। ठीक है, इसको बोलेंगे ब्राजील की जलधारा। ब्राजील की जलधारा जब आगे बढ़ती है तो एक फॉकलैंड द्वीप है यहाँ पे, फॉकलैंड द्वीप। ठीक है, जिसका ब्रिटेन का अधिकार होना चाहिए, जिस पर अर्जेंटीना और ब्रिटेन का हमेशा विवाद चलता रहता है, लेकिन अभी अधिकार इस पर किसका है? ब्रिटेन का अधिकार है। देखना, कंफर्म करना किसका अधिकार है। बहुत दिनों की पहली घटना थी, अभी मुझे भी याद नहीं ये चीज़ें, लेकिन आपकी ये चीज़ें काम की, यूपीसी में ऐसी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप इसको ये भी देखना कि कहाँ पे ठंडी जलधारा है, कहाँ पे गर्म जलधारा है। जहाँ पे डॉट डॉट दिखा रखा है वो ठंडी जलधारा है और गर्म जलधारा एकदम बिल्कुल तीर, मोटा तीर जो है। तो जैसे ही देखो ब्राज़ील की जलधारा फॉकलैंड द्वीप, ये यहाँ पे देखो फॉकलैंड द्वीप के पास आती है तो ये ठंडी जलधारा में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि अक्षांश कितना है, 55 से 60 डिग्री है और यहाँ से अंटार्कटिका से भी ठंडा जल जो होता है ना, नीचे से ठंडा जल आने लगता है। तो यहाँ से ब्राज़ील की जलधारा मतलब यहाँ तक ठीक रहता है मामला। देखो 45 डिग्री तक एक कॉन्सेप्ट काम करेगी, याद रखना। ये जैसे मैंने ये लाइन खींच दी यहाँ पे, 45 डिग्री की एक लाइन यहाँ पे बना दी है, 45 डिग्री। ठीक है, तो 0 से 45 डिग्री एक रूल काम करता है कि महाद्वीप का जैसे कौन सा भाग है, ये महाद्वीप का पूर्वी भाग है, तो महाद्वीप का पूर्वी भाग गर्म जलधारा, महाद्वीप का पूर्वी भाग गर्म जलधारा, और महाद्वीप का पश्चिमी भाग ठंडी जलधारा, महाद्वीप का पश्चिमी भाग ठंडी जलधारा। ये रूल है, फैक्ट है, और यही फैक्ट आते हैं। और रट्टा नहीं मारना है, ये मैंने समझा यहाँ से कि यहाँ से जैसे गर्म जलधारा स्टार्ट हुई, यहाँ पे ब्राज़ील की जलधारा गर्म जलधारा थी, लेकिन जैसे ही ये 45 डिग्री 60 डिग्री पर पहुँचती है, 55 डिग्री पर पहुँचती है, यहाँ से ठंडा जल भी आने लगता है और तापमान भी बदलने लगता है, तो क्या हो जाती है? ठंडी जलधारा। तो फॉकलैंड की जलधारा ठंडी है, गर्म? ठंडी जलधारा है। तो ये रूल काम करता है। जैसे फिर क्या करता है, ये चक्र घूम के जैसे यहाँ पे बेंगुला की जलधारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जाएगी तो ये ठंडा जल देके जा रही है। तो अफ्रीका का कौन सा तट है? अफ्रीका का तो पश्चिमी तट है ना, तो महाद्वीप का पश्चिमी भाग है, महाद्वीप का पश्चिमी भाग क्या है? ठंडी जलधारा। और ये घूम के एक चक्कर पूरा कर रहा है, इसको बोलते हैं महासागरीय जलधाराओं का चक्रीय प्रवाह बोलते हैं इसको। कितना बड़ा रोल होता है, यहाँ से गर्म जल यहाँ से आके फिर यहाँ तक, फिर ठंडा जल इधर आता है, तो एक पूरा मतलब तापमान का रोटेशन हो गया। और यहाँ से मतलब मछलियों का सबका फायदा मिलता है, क्योंकि जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है ना, वहाँ पे बहुत अच्छी मछलियाँ होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे मछलियों को खाने के लिए प्लैंकटन पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक चक्कर पूरा हो गया। तो अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का एक चक्कर पूरा कौन सा हुआ कि विश्वतरेखीय जलधारा यहाँ से शुरू होकर ब्राजील की जलधारा के रूप में आते हुए फिर फॉकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा के रूप में पश्चिमी प्रभाव, यानी यहाँ से पछुआ बहती है फिर, है ना। पछुआ एक पवन है, आप जानते हो पछुआ पवन है, जो कि यहाँ से 30 से 60 की ओर बहती है। तो पछुआ के सारे ये पवन फिर क्या करता है? कोरल स्पोर्स लगता है। और कोरल स्पोर्स में हमने क्या कहा? दक्षिण गोलार्ध में किस तरफ मुड़ेगी? बाईं ओर मुड़ेगी। तो मुड़ गई बाईं ओर बेंगुला के रूप में मुड़ गई। बेंगुला क्या है? ठंडी जलधारा है। महाद्वीप का कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग है। तो ये रूल याद कर लो कि 0 से 45 डिग्री के अंदर दोनों तरफ महाद्वीप का पूर्वी भाग पर गर्म जलधारा और महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर ठंडी जलधारा। बस ये रूल काम करेगा, हमेशा काम करेगा। ये लॉजिक हमने समझ लिया, क्यों ठंडा गर्म इधर क्यों मुड़ी, सब हमने समझ लिया यहाँ पे। चलो ऊपर वाला पढ़ते हैं हम, अटलांटिक महासागर का ऊपरी जो ड्रिफ्ट है उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ से जलधारा स्टार्ट हुई, साउथ में मुड़ गई, एक नॉर्थ में। ठीक है, यहाँ पे केनी एक द्वीप है, केनी जलधारा बोलते हैं। फिर जैसे ये आगे फ्लोरिडा की मतलब फ्लोरिडा की खाड़ी के या फ्लोरिडा तट के पास जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? फ्लोरिडा की जलधारा, या यहाँ पे कैरिबियन है, एंटीलीज की जलधारा बोलते हैं इसको। नाम यहाँ पे दिया नहीं, लेकिन डिटेल में पढ़े तो इसको बोलते हैं एंटीलीज की जलधारा। फिर आगे जैसे क्या करती है ये, फिर खाड़ी से निकलकर आगे की ओर बढ़ती है ना, इसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। गल्फ से निकलने वाली स्ट्रीम, यानी खाड़ियों से निकलकर आगे जब बढ़ती है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ते ही क्या करती है, ये यूं आगे बढ़ती है और ये टूटने लगती है, क्योंकि यहाँ पे मध्य अटलांटिक कटक है। तो मध्य अटलांटिक कटक है, तो ये जलधारा क्या करती है? जल का एक बड़ा पूंज लेकर चलती है जिसकी गहराई काफ़ी होती है। तो ऊपरी वाला जल इससे टकरा के टूटने लगता है। तो एक उत्तरी अटलांटिक जो प्रवाह है वो ऊपर चला जाता है, नार्वे के ऊपर चला जाता है। एक क्या चला जाता है यहाँ पे ब्रिटिश द्वीप समूह के आसपास चला जाता है, एक वापस मुड़ जाता है यहाँ से। ठीक है, और एक ऐसे इरविंगर की जलधारा के रूप में ऊपर चला जाता है। तो क्या करें, इसको बोलते हैं जो उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट है ना वो बढ़ जाता है। इसके कई कारक है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना कि मध्य अटलांटिक कटक, इन्होंने भी इसको बिखरा दिया एक तरह से। यहाँ पे फिर आप जानते हो पछुआ पवन बहती है 30 से 60 के बीच में। पछुआ पवन क्या करती है? इसको स्पीड से कहाँ ले जाती है? ऊपर नार्वे के ऊपर जो कोला प्रायद्वीप है, कभी सुना होगा आपने यार, ये 55-60 डिग्री के ऊपर है और हमेशा बर्फ में जमा रहता है। लेकिन गल्फ स्ट्रीम ने इसको क्या किया? इसको पिघला के, बर्फ को पिघला के एक रास्ता बना दिया। तो यहाँ पे कितना बड़ा रोल है कि
भूमध्य रेखा का गर्म जल कहाँ पे चला गया, यहाँ पे 60-70 डिग्री पे चला गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये लगभग रास्ता जो है ना ब्लॉक रहता है बर्फ के कारण, लेकिन गल्फ स्ट्रीम के कारण यहाँ से नो परिवहन होता है, जल परिवहन होता है। तो जल परिवहन के कारण आपने देखा होगा कई बार यहाँ से भारत में भी कुछ सामान आता है, ठीक है, यहाँ आता है भारत में भी। तो जल परिवहन में जलधाराओं का कितना बड़ा रोल है। यदि यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम नहीं आती तो ये हमेशा जमा रहता, और जो एक व्यापार का मार्ग है या और भी कई भू राजनीतिक संबंध यहाँ से होते हैं वो नहीं हो पाते कभी भी, ठीक है। तो ऐसा इतना बड़ा रोल होता है जलधाराओं का, ये बड़ा रोल होता है। इस चक्कर को वापस पूरा करते हैं कि जलधारा यहाँ से घूम के फिर ऊपर तो चले गए, फिर घूम के यहाँ पे कन्नारी की जलधारा के रूप में वापस आती है, और वही चक्कर फिर बन जाता है। और यहाँ पे भी वो रूल होगा, जब वापस ऊपर से आ रही है तो ठंडा जल आ रहा है इसमें, क्योंकि जो गर्म जल होता है वो तो ऊपर होता है, ठंडा जल भारी होता है, तो वो नीचे से मिलके क्या होता है, इधर आता है, और ये ठंडी जलधारा। तो महाद्वीप का वही रूल काम करेगा। महाद्वीप का कौन सा पार्ट है, महाद्वीप का यूरोप का हो चाहे अफ्रीका का कौन सा पार्ट है, महाद्वीप का पश्चिमी पार्ट है ठंडी जलधारा। यहाँ पे महाद्वीप का पूर्वी भाग है, कौन सा जलधारा, गर्म जलधारा। बस ये रूल काम करेगा। 45 डिग्री तक काम करता है, लेकिन ये रूल आप ये मत कह देना कि ये ऊपर तक काम करेगा, ऊपर तक नहीं। मैंने पहले बता दिया कि 0 से 45 के बीच में रूल काम करता है। एग्जाम में से स्टेटमेंट आई तो उसको सही मानना, ठीक है। फिर इसमें कुछ जलधाराएं और बची अंटार्कटिक महासागर की। इंपॉर्टेंट जलधारा है, सबसे इंपॉर्टेंट जलधारा इसको बोलते हैं लेब्राडोर की जलधारा, ठीक है। लेब्राडोर कुत्ते का नाम सुना होगा ना आपने, डॉग का नाम सुना, लेब्राडोर ऐसा कुछ नाम ही है इसका, ठीक है। तो हम आगे इसको देखने वाले हैं, लेब्राडोर की जलधारा, ठीक है। शायद कुत्ता वर्ड उतना अच्छा नहीं लगता कई बार कुत्ते जैसे बोलना सही नहीं लगता ना, डॉग ही ठीक है, डॉग तो सही लगता है। चलिए, लेब्राडोर की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। ये ठंडी जलधारा है, तो ये क्या है, ठंडा जल हमने अभी पढ़ा था, वो थोड़ा ऊपर उठेगा या नीचे डूबेगा। ठंडा जल क्या होता है, भारी होता है, भारीपन होता है उसमें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे ऐसे होगा, ठंडा जल ऐसे नीचे आया, गर्म जल ऊपर आया, ठीक है। तो ठंडा जल ऐसे है ये इसके, तो ये मिक्सअप करने लग जाएंगे, मिक्सअप करेंगे तो कुहासा बादल की कंडीशन बन जाएगी। तो इस रीजन में, मतलब ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप है यहाँ पे, कनाडा और उत्तरी अमेरिका का, यहाँ पे पूर्वी तट जो है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जहाज टकराते हैं, क्योंकि यहाँ पे परिवहन साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन मछलियाँ इंपॉर्टेंट है, मछलियाँ बहुत होती है। जहाज टकराते हैं, एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन फ़ायदा क्या है, मछलियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे। यदि विश्व की यदि सबसे ज़्यादा आप मछली उत्पादन क्षेत्र देखोगे तो इसी रीजन में मिलेंगे आपको, इसी रीजन में सर्वाधिक मछली उत्पादन क्षेत्र मिलेंगे, या इस रीजन में मिलेंगे जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है। आपने कई बैंकों का नाम, ग्रांड बैंक, ऐसा कोई अलग अलग नाम है उनका ना, वो इस क्षेत्र में है। तो ये इनका एक बड़ा रोल होता है। तो ये मैंने आपको अटलांटिक महासागर की पूरी जलधारा पढ़ा दी है, ठीक है। आपका काम, होमवर्क आपके लिए क्या है, आप है ना प्रशांत महासागर की सभी जलधाराओं को इसी पैटर्न पे पढ़ना है, सेम पैटर्न है, ठीक है। हिंद महासागर को भी आपको अपनी मैपिंग खुद करना है, होमवर्क करना है। अब जो मेहनत करेगा, होमवर्क करेगा, वो जल्दी आईएएस बन जाएगा। अब आप में से कोई आलसी होगा, या उसका मन नहीं करेगा, यार कौन करे, कोई पढ़ा देगा, ऐसे कर देगा, तो 2-4 साल लग जाएंगे उसमें, या कभी बने नहीं, ये भी हो सकता है। क्योंकि यार यूपीएससी तो मेहनत मांगता है। आप यहाँ 1% भी आलस दिखाते हो, 1% काम चोरी दिखाते हो, तो आप अपनी सफलताओं से उतनी दूर चले जाओगे, ठीक है। या कंपटीशन इतना भारी है। तो मैंने कहा कि ये होमवर्क आपके लिए, मैंने एक एक चक्कर पूरा आपको समझा दिया। अटलांटिक महासागर सेम टू सेम इसी पैटर्न पे। हिंद महासागर में कुछ बदलाव है जो मैं समझा देता हूँ। हिंद महासागर में बदलाव क्या है कि इन दोनों महासागर में तो क्या ऊपर से खुला है और ठंडा जल भी आता है, लेकिन यहाँ पे इस वाले में नहीं आता, अपने वाले में ऊपर तो अब महाद्वीप आ गया, ठीक है। ये तो यहाँ पे महाद्वीपों का प्रभाव है। तो यहाँ पर जो चक्कर होता है ना, बदलाव आता है उसमें। जैसे आप देखना, जब दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन चलती है ना, तो ड्रिफ्ट कैसे घूमेगा, ड्रिफ्ट ऐसे चलेगा। मतलब जो हवाएं, ये महासागर जलधाराएं कैसे घूमेगी, यूं घूमेगी, क्योंकि हवाएं किधर से आ रही है। ये देखो ना कि ये देखो, इसमें जो दक्षिण वाला है इसमें तो कोई बदलाव नहीं है, दक्षिण वाले में तो सेम पैटर्न रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। दक्षिण वाला तो सेम पैटर्न पे काम करेगा। कि देखो यहाँ पे, यहाँ से जब विश्वती जो आती है जरा, ठीक है, ये फिर अग्लवास की जलधारा आती है, गर्म जलधारा है, और फिर यहाँ से ठंडी जल प्रवाह, और फिर ये जो पश्चिमी आर्कलैंड ठंडी जलधारा, ये चक्कर चलता रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। उत्तरी वाली जलधाराओं में बदलाव आएगा। ये क्वेश्चन प्री में आया है, ऐसा क्वेश्चन प्री में पहले पूछा जा चुका है कि हिंद महासागर की जलधाराओं में अंतर क्या है। तो उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं में अंतर है कि ये क्या करती है, 6 महीने तो यूं चलती है, जब दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन चलती है, जिसमें दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, अभी ऐसा ड्रिफ्ट ऐसा चल रहा है। लेकिन जैसे ही फिर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन चलेगी ना, तो ये ड्रिफ्ट उल्टा चल जाएगा, उल्टा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, एक इफेक्ट याद रखो कि उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं का परिवर्तन, जो जलधाराएं हैं वो बदलती रहती है। कैसे बदलती रहती है, जैसे हमारा मानसून बदलता है ना, कि 6 महीने पवन ऐसे चल रही है, ठीक है, तो ड्रिफ्ट भी ऐसे चलेगा, और 6 महीने जब ऊपर से आएगी तो ड्रिफ्ट उल्टा जाएगा। बस ये याद रखो, और कुछ नहीं, अंतर नहीं इसमें। ये कॉन्सेप्ट थी समझने वाली, ठीक है। तो इसमें ये है, मेन कॉन्सेप्ट है, मैंने मैप से आपको समझा दी है।
और यहाँ पे दिया गया है महासागर, यहाँ पे कुछ डिटेल थी तो मैंने इसको पेज को लगा दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट डिटेल है यहाँ पे, इसको स्किप नहीं कर सकते हम। थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, समझाने वाला होता है तो मैं समझा देता हूँ कि महासागरीय धाराओं के प्रकार क्या है। तो महासागरीय जल धाराओं की उनकी गहराई के आधार पर ऊपरी या सतही जलधारा, सरफेस, और गहरी जलधारा कह सकते हैं। जैसे अभी जलधारा चलती है तो जलधारा ऐसे चलती है, मतलब ये पूरा एक मोटा पुंज चलता है, तो ऊपर वाली को सतही बोलते हैं और नीचे फिर गहराई वाली भी चलती है, इसके साथ चलती है, लेकिन ये धीरे धीरे पीछे छूटती चली जाती है। ठीक है, ऊपर वाली पीछे छूटती चली जाती है, क्यों? क्योंकि पवन की एनर्जी कितनी होती है तो ऊपर वाले प्रवाह को आगे बहा कर ले जाती है। ठीक है, तो इसके ये कहते हैं कि महासागरीय जल धाराओं के दो प्रकार से हम कह सकते हैं, सतही जलधारा, एक होता है डीप वाटर करंट, एक अंदर भी चलती है। एक बात सत्य है कि कुछ मतलब जलधाराएं अंदर भी चलती रहती है। अब एनसीईआरटी में उतना डिटेल से नहीं दिया गया है। ठीक है, कई बार न्यूज़पेपर में आता है कि जो आंतरिक कना डीप वाटर करंट होती है उनका बड़ा रोल होता है, वो भी तापमान को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत ही बड़ा रोल निभाती है। यहाँ भी ज़्यादा डिटेल में नहीं है तो हम डिटेल में इसको पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये जलधारा वाला ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, जो मैंने समझाना था इसमें समझा चुका हूँ, अब बाकी आप पढ़ लेना। ठीक है, और इसमें कॉन्सेप्ट वही है, ठंडी और गर्म जलधाराओं का क्या रोल है, और वो एक रूल मैंने समझा दिया, वो रूल इसमें दिया गया है। ठीक है, प्रमुख महासागरीय जलधाराएं इसमें आ गई थी। ठीक है, ज़्यादा जो क्वेश्चन आने की संभावना है, एक तो इस मैप से आएगा पक्का, जो क्वेश्चन आएगा फैक्चुअल, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा मैप से आएगा, और मेंस में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा प्रैक्टिकल की महासागरीय जलधाराओं का प्रभाव क्या है। तो ये यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बाकी आप इसमें पढ़ लेना, कुछ नहीं है। तो महासागरीय जलधाराएं देखो यहाँ पे देखना, यहाँ मैं पढ़ा देता हूँ इसको। महासागरीय धाराओं के प्रभाव, महासागरीय धाराएं मानवीय क्रियाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं होती है, विषुवतीय क्षेत्र को छोड़कर उनके औसत तापमान। देखो इसमें सिंपल सी बात क्या है, अभी हमने पढ़ा ना कि जैसे ये वर्ल्ड का मैप बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका और यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, और ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें मैप बनाना यार जरूर, क्योंकि बिना मैप के अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन में। आराम से, जैसे मैं अभी देखो कितना आसानी से इसको बना रहा हूँ, तो आप भी बना सकते हो, कोई बना सकता है। ठीक है, तो जलधाराओं का प्रभाव आपको लिखना ही लिखना है, एग्जाम्पल देके बताना कि सबसे पहले फायदे बताओ जलधाराओं के। तो फायदा तो एक ये है ना कि पूरे जो महासागर है उसके तापमान को क्या करता है, संतुलन बनाता है एकदम। जलधाराओं का रोल होता है बड़ा रोल, कि ठंडा जल इधर आएगा, गर्म जल ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, एक टेम्परेचर मेंटेन होगा, और उसकी वजह से जितना भी अपना वायुमंडलीय परिसंचरण है, बादल बनते हैं, वाष्पन की प्रक्रिया, सब मतलब इनका बड़ा रोल होता है। सिंपल सी बात है, एक बड़ा रोल है। ठीक है, दूसरा एक फायदा हो गया। दूसरा फायदा, जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है वहाँ पर क्या होगा, मछलियाँ ज़्यादा होगी, एक प्रोडक्शन इंडस्ट्री वगैरह सब उस पर डिपेंड करते हैं, ये हो जाएगा। एक परिवहन में, कि गर्म जलधारा जब ऊपर वाले क्षेत्र में, ठंडे बर्फीले क्षेत्र में जाती है तो वहाँ से क्या होगा, नौ संचालन, परिवहन, संसाधन वगैरह कुछ भी आप इसमें अच्छे से बता सकते हो। तो ऐसे फायदा है। नुकसान में आप बताओगे कि पर्यटन को अच्छा, फायदे में पर्यटन भी आ जाएगा, पर्यटन बता सकते हो आप। ठीक है, नुकसान में आप बताओगे जो जहाँ पे ठंडी गर्म जलधारा मिलती है वहाँ कुहारे बनते हैं, और परिवहन की संकट आता है या जहाज टकराते हैं, ऐसा कुछ बता सकते हो। तो ऐसे करके मतलब बताना होता है, बाकी इसमें लिखा हुआ पूरा कोई खास है नहीं इसमें। ठीक है, तो ये मैंने समझाने की कोशिश की है प्रैक्टिकल रूप से, बहुत ही अच्छा लेसन बना है, और इसको पढ़ते रहना। लेसन पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक शेयर करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।